नमस्कार, सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें समय में बहुत बहुत पीछे ले जाएगी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मानव इतिहास के उस दौर की जिसने हमारी आज की दुनिया की, हमारी सभ्यता की बिल्कुल नींव रखी है। बिल्कुल, ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं। ये समाज, पर्यावरण, तकनीक, इन सब के जटिल ताने बाने को समझने की कुंजी है। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। सही कहा। आज हम गहराई से चर्चा करेंगे इग्नू पाठ्यक्रम की यूनिट 2 पर, जिसका शीर्षक है शिकार संग्रहण, प्रारंभिक कृषि समाज, पशुचारण, यानी हंटिंग गैदरिंग, अर्ली फार्मिंग सोसाइटी, पैस्टोरलिज्म। तो इस यूनिट को बारीकी से समझने से उम्मीदवारों को क्या फायदा होगा? मतलब प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये कैसे मददगार है? देखिए, इससे प्रारंभिक मानव समाज का विकास कैसे हुआ वो समझ में आएगा। पुरातात्विक साक्ष्य यानी जो खुदाई में चीजें मिलती हैं, उनकी व्याख्या कैसे की जाती है। अच्छा। फिर अलग-अलग सामाजिक संरचनाएं जैसे बैंड और जनजाति में क्या फर्क है, और सबसे बड़ी बात, कृषि क्रांति, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, उसके दूरगामी प्रभाव क्या थे, ये सब समझने में मदद मिलेगी। मतलब ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। बिल्कुल। श्रोता ये सीखेंगे कि कैसे पुरातात्विक खोजों को, मतलब पुरानी चीजों को, सामाजिक सिद्धांतों से जोड़कर देखा जाता है। ये एक बहुत जरूरी स्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यूनिट के परिचय यानी सेक्शन 2.0 इंट्रोडक्शन से। जी, तो यूनिट की शुरुआत में ही दो मुख्य तरह के समाजों का जिक्र है। पहला, शिकार संग्रहण समाज, जो बैंड स्तर पर संगठित थे, और दूसरा, खाद्य उत्पादक समाज, यानी जो खेती या पशुपालन करते थे, और ये जनजातीय स्तर पर थे। बैंड और जनजाति, ये दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। हाँ, और इन्हें समझने के लिए हमें पुरातात्विक काल विभाजन को भी देखना होगा। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये पत्थर के औजारों के आधार पर बांटे गए हैं ना? हाँ, मुख्य रूप से पत्थर के औजारों के प्रकार और तकनीक के आधार पर। और ये विभाजन काफी हद तक सामाजिक संगठन के स्तरों से भी जुड़ा हुआ है। जैसे पुरापाषाण काल में बैंड समाज थे और नवपाषाण में जनजातीय समाज विकसित हुए। और इसमें भूवैज्ञानिक कालों का भी जिक्र है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। बिल्कुल। प्लिस्टोसीन युग यह लगभग 2 मिलियन साल पहले से लेकर 10,000 बीपी तक चला। सोचिए कितना लंबा समय। मानव विकास का ज्यादातर हिस्सा इसी युग में हुआ। और इस दौरान जीने का मुख्य तरीका शिकार संग्रहण ही था। हाँ, शिकार संग्रहण ही प्रमुख था। फिर आता है होलोसीन युग। होलोसीन युग लगभग 10,000 बीपी से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। होलोसीन में क्या खास हुआ? होलोसीन में महत्वपूर्ण सामाजिक विकास हुए। सबसे बड़ा बदलाव था कृषि की शुरुआत। इसी युग में हम देखते हैं कि मानव समाज ज्यादा विविध हो गया। विविधता मतलब होलोसीन में एक ही समय पर अलग अलग तरह के समाज मौजूद थे। कहीं मध्यपाषाण शिकारी संग्राहक थे, तो कहीं नवपाषाण किसान, कहीं ताम्रोपाषाण समाज थे, तो कहीं कांस्य युग की सभ्यताएं भी उभर रही थी। सब एक साथ अलग अलग जगहों पर। अच्छा, ये दिलचस्प है कि सब कुछ एक साथ चल रहा था। और भाषा के विकास के बारे में भी कुछ अनुमान है? हाँ, माना जाता है कि भाषा का विकास काफी पहले हो चुका था। इसका अनुमान हम ऊपरी पुरापाषाण काल की कला जैसे गुफा चित्रों से लगाते हैं, लगभग 35,000 बीपी के आसपास, क्योंकि ऐसी कला के लिए विचारों का आदान प्रदान यानी भाषा जरूरी रही होगी। सही बात है। तो प्लिस्टोसीन और होलोसीन की जीवन शैलियों मतलब सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज में मुख्य अंतर क्या था? प्लिस्टोसीन में मुख्य जोर बड़े जानवरों के शिकार और जंगली पौधों को इकट्ठा करने पर था, जबकि होलोसीन में खासकर कृषि की शुरुआत के बाद खाद्य उत्पादन यानी खेती और पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। हालांकि शिकार संग्रहण भी चलता रहा। ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और पुरापाषाण काल के सबूतों पर बात करते हैं। सेक्शन 2.1 द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर पेलियोलिथिक सोसाइटीज। जी, तो भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान की मौजूदगी के सबसे पुराने सबूत कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं रावलपिंडी के पास पाकिस्तान में, लगभग 1.9 मिलियन यानी 19 लाख साल पुराने। 19 लाख साल, ये तो बहुत ही पुराना है। हाँ, अब पुरापाषाण काल, जैसा हमने कहा, पत्थर के औजारों पर आधारित है। इसे भी 3 हिस्सों में बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण, लोअर पैलियोलिथिक, मध्य पुरापाषाण, मिडल पैलियोलिथिक, और उच्च या ऊपरी पुरापाषाण, अपर पैलियोलिथिक। और ये विभाजन किस आधार पर है? ये विभाजन औजारों के प्रकार, उन्हें बनाने की तकनीक
और स्ट्रैटिग्राफी यानी पुरातात्विक स्थलों की परतों के क्रम पर आधारित है। परतें हमें सापेक्ष तिथियां बताती हैं, नीचे की परत पुरानी, ऊपर की नहीं। स्ट्रैटिग्राफी, ये शब्द महत्वपूर्ण है, हम बाद में इस पर और बात करेंगे। इन तीनों कालों की अनुमानित तिथियां क्या हैं? हाँ, अनुमानित तिथियां याद रखना जरूरी है। निम्न पुरापाषाण लगभग 1.9 मिलियन साल पहले से शुरू, मध्य पुरापाषाण मोटे तौर पर 80,000 से 40,000 बीपी के बीच, और ऊपरी पुरापाषाण 40,000 से 10,000 बीपी तक। 80,000 से 40,000 बीपी मध्य और 40,000 से 10,000 बीपी ऊपरी पुरापाषाण। ठीक है, अब इन कालों के औजारों में क्या फर्क था? निम्न पुरापाषाण के औजार काफी बड़े और भारी थे। दो मुख्य परंपराएं थीं, एक चॉपर चॉपिंग टूल्स जो गोल पत्थरों से बनते थे, और दूसरे हैंड एक्सिस जो दोनों तरफ से तराशे जाते थे, इसलिए इन्हें बाइफेस भी कहते हैं। और ये किस पत्थर से बनते थे? ज्यादातर क्वार्ट्जाइट जैसे मोटे दाने वाले पत्थर से। ठीक है, फिर मध्य पुरापाषाण में क्या बदला? मध्य पुरापाषाण में औजार थोड़े छोटे और बेहतर हुए। यहाँ फ्लेक इंडस्ट्रीज प्रमुख थीं, मतलब पत्थर के बड़े टुकड़े से छोटे छिलके यानी फ्लेक्स निकालकर उनसे औजार बनाए जाते थे, जैसे स्क्रेपर्स यानी खुरचनी। और कच्चा माल, क्या वो भी बदला? हाँ, अब जैस्पर और चर्ट जैसे महीन दाने वाले पत्थरों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, जिनसे बेहतर धार वाले औजार बन सकते थे। और फिर आया ऊपरी पुरापाषाण। ऊपरी पुरापाषाण में तकनीक और विकसित हुई। यहाँ ब्लेड और ब्यूरिन परंपरा दिखती है। ब्लेड मतलब लंबे पतले समानांतर किनारों वाले पत्थर के टुकड़े। ब्लेड, ये आज के ब्लेड जैसे तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत उन्नत थे। इन्हें पत्थर के तैयार कोर से एक खास तकनीक से निकाला जाता था। इससे एक ही कोर से कई ब्लेड बनाए जा सकते थे, मतलब एक तरह का मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन, ये दिलचस्प है। और ब्यूरिन क्या थे? ब्यूरिन एक तरह का छेनी जैसा औजार था, जिसका नुकीला सिरा हड्डी, सींग या लकड़ी पर नक्काशी करने या खांचे बनाने के काम आता होगा। ऊपरी पुरापाषाण में हड्डी के औजारों का इस्तेमाल भी काफी बढ़ गया था। तो औजार बनाने की तकनीक में साफ विकास दिखता है। निम्न और मध्य में सीधी चोट से फ्लेक निकालना, और ऊपरी में तैयार कोर से ब्लेड निकालना। बिल्कुल, और एक और ट्रेंड दिखता है, औजारों का आकार समय के साथ छोटा होता गया। जैसे आदमगढ़ पहाड़ी और भीमबेटका जैसी जगहों पर हमें इस विकास के सबूत मिलते हैं। आदमगढ़ और भीमबेटका, ये महत्वपूर्ण स्थल है। जी हाँ, अब बात करते हैं कि पुरापाषाण स्थल कितने प्रकार के होते थे। हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि लोग रहते कहाँ थे और क्या करते थे। देखिए, कुछ स्थल निवास स्थल थे जहां लोग रहते थे। ये गुफाएं हो सकती थीं या खुले में बने अस्थायी शिविर। कुछ फैक्ट्री स्थल थे जहां सिर्फ औजार बनाए जाते थे। अच्छा, फैक्ट्री स्थल। हाँ, फिर कुछ निवास फैक्ट्री स्थल थे जहां लोग रहते भी थे और औजार भी बनाते थे। और कई बार सिर्फ औजार बिखरे हुए मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि लोग वहां से गुजरे होंगे या कुछ समय के लिए रुके होंगे। और जो औजार नदी किनारे मिलते हैं, उनका क्या मतलब है? वो थोड़े मुश्किल होते हैं समझने में। हो सकता है वो वहीं इस्तेमाल हुए हों, या ये भी हो सकता है कि नदी उन्हें कहीं और से बहाकर ले आई हो। इसलिए उनके संदर्भ को समझना जरूरी होता है। तो लोग रहने के लिए कैसी जगह चुनते थे? वो ऐसी जगह पसंद करते थे जहां पत्थर आसानी से मिल जाएं औजार बनाने के लिए, और पानी का स्रोत पास हो। मतलब संसाधन जरूरी थे। बिल्कुल। उपमहाद्वीप में ऐसा लगता है कि वो बहुत घने जंगलों वाले इलाकों, जैसे आज के केरल या पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, से बचते थे। ज्यादातर स्थल पहाड़ी इलाकों, पठारों और नदी घाटियों में मिले हैं। अब आते हैं कला पर। पुरापाषाण काल की कला के क्या सबूत है? भीमबेटका का जिक्र तो हुआ था। हाँ, कला के सबूत भी मिलते हैं जो बहुत रोमांचक हैं, जैसे चट्टानों पर उकेरी गई आकृतियां, रॉक एंग्रेविंग्स, या चट्टानों को घिसकर बनाई गई आकृतियां, रॉक ब्रूजिंग्स, और बेशक गुफाओं के अंदर चित्र, पेंटिंग्स, जैसे भीमबेटका में। ये कला कहाँ-कहाँ मिलती है? मुख्य रूप से मध्य भारत में, लेकिन लद्दाख और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी इसके प्रमाण मिले हैं। और क्या कोई छोटी पोर्टेबल कला भी मिली है? हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। राजस्थान में लगभग 40,000 साल पुराने और महाराष्ट्र के पाटने में लगभग 25,000 साल पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं, जिन पर डिजाइन बने हुए हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके 40,000 साल पहले? अद्भुत। इस कला का उद्देश्य क्या रहा होगा? अनुमान लगाया जाता है कि इसका संबंध जादू टोने या अनुष्ठानों से रहा होगा, खासकर शिकार में सफलता पाने के लिए। कई चित्रों में शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं। लेकिन इन चित्रों की सही उम्र पता करना तो मुश्किल होता होगा। हाँ, बहुत मुश्किल। ज्यादातर सापेक्ष काल निर्धारण, रिलेटिव डेटिंग ही हो पाता है, जैसे एक चित्र के ऊपर दूसरा चित्र बना हो, सुपर इम्पोजिशन, तो नीचे वाला पुराना माना जाएगा।
भीमबेटका में वीएस वाकणकर जी ने हरे रंग के चित्रों को ऊपरी पुरापाषाण काल के औजारों से जोड़ा था, लेकिन इस पर अभी भी बहस है। ठीक है, तो ये थे पुरापाषाण काल के पुरातात्विक सबूत। अब बात करते हैं इन शिकारी संग्राहक समाजों की सामाजिक संरचना की। सेक्शन 2.2 सोशल स्ट्रक्चर ऑफ हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज। जी देखिए, सिर्फ पुरातत्व के आधार पर सामाजिक संरचना को समझना मुश्किल है। जैसे राजस्थान में बुढ़ा पुष्कर जैसी साइट्स हैं जो छोटे अस्थायी शिविर लगते हैं, लेकिन इससे पूरी सामाजिक व्यवस्था का पता नहीं चलता। तो फिर हम कैसे समझते हैं? इसके लिए हम नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी और नृवंश विज्ञान एथनोग्राफी की मदद लेते हैं। मतलब आज के या हाल के शिकारी संग्राहक समाजों का अध्ययन करके हम अतीत के बारे में अनुमान लगाते हैं। अच्छा, ये एक तरीका है। हाँ, और इस आधार पर एलमन सर्विस और मार्शल डी साहलेंस जैसे विद्वानों ने सिद्धांत दिया कि पुरापाषाण समाज बैंड स्तर पर संगठित थे। एलमन सर्विस और मार्शल साहिलेंस, इन्होंने बैंड स्तर का सिद्धांत दिया। ये बैंड क्या थे? इनकी विशेषताएं क्या थीं? बैंड बहुत छोटे समूह होते थे, आमतौर पर 20 से 50 लोग। इनकी सदस्यता बहुत लचीली होती थी। लोग आसानी से एक बैंड छोड़कर दूसरे में जा सकते थे। उत्पादन की मूल इकाई नाभिकीय परिवार होता था। और काम का बंटवारा कैसे होता था? कुछ काम परिवार के स्तर पर होते थे, जैसे जंगली फल फूल इकट्ठा करना या छोटी मछलियां पकड़ना, लेकिन बड़े जानवरों का शिकार पूरे समूह यानी बैंड के स्तर पर मिलकर किया जाता था। अर्थव्यवस्था कैसी थी? क्या वो कुछ बचा कर रखते थे? अर्थव्यवस्था पूरी तरह जंगली पौधों और जानवरों पर निर्भर थी। दिलचस्प बात यह है कि शायद महिलाएं जो पौधे इकट्ठा करती थीं, वो भोजन का ज्यादा नियमित और महत्वपूर्ण हिस्सा रहा हो। इसलिए कुछ लोग इन्हें शिकारी संग्राहक की जगह संग्राहक शिकारी गैदरर हंटर्स कहना पसंद करते हैं। अच्छा, गैदरर हंटर्स, ये नया दृष्टिकोण है। हाँ, और ये लोग जरूरत के हिसाब से ही उपभोग करते थे। भंडारण, स्टोरेज या अधिशेष जमा करने का कोई सिस्टम नहीं था। जो मिला वो खा लिया। इसका मतलब उन्हें लगातार घूमते रहना पड़ता होगा। बिल्कुल, गतिशीलता, मोबिलिटी इनकी जीवन शैली का अहम हिस्सा थी। जैसे ही एक जगह खाने पीने के संसाधन कम होते, वो अपना शिविर उठाकर दूसरी जगह चले जाते। इसी वजह से जनसंख्या घनत्व बहुत कम रहता था और शायद वो जानबूझकर परिवार नियोजन भी करते थे। और समाज में ऊंच नीच कैसी थी? क्या कोई राजा या मुखिया होता था? नहीं, पुरापाषाण बैंड समाज अनिवार्य रूप से समतावादी थे। मतलब सब लगभग बराबर थे। सिर्फ दो मुख्य सामाजिक इकाइयां थीं, परिवार और संबंधित परिवारों का समूह यानी बैंड। कोई स्थायी या वंशानुगत नेतृत्व नहीं था। तो फिर फैसले कैसे होते थे? हाँ, बुजुर्गों का अनुभव जरूर मायने रखता था, या कोई बहुत कुशल शिकारी अस्थायी रूप से समूह को शिकार में लीड कर सकता था, लेकिन उसके पास कोई स्थायी अधिकार या शक्ति नहीं होती थी। और क्या उनका कोई इलाका तय होता था? टेरिटोरियलिटी बहुत स्पष्ट नहीं थी। संसाधनों पर एक मौन सहमति रहती थी कि कौन सा समूह कहाँ जाएगा। अगर कोई झगड़ा होता भी था तो उसका समाधान अक्सर यही होता था कि एक समूह पीछे हटकर कहीं और चला जाता था। लड़ाई झगड़े कम होते थे मतलब? हाँ, क्योंकि इस संसाधन बचाने या इलाका कब्जाने का कोई मतलब ही नहीं था जब आप खुद ही घूम रहे हैं। धार्मिक विश्वासों की बात करें तो शायद टोटमवाद रहा हो, किसी जानवर या पौधे को अपना प्रतीक मानना। और कला, जैसा हमने देखा, उनके विश्वासों का एक दृश्य प्रमाण हो सकती है। ठीक है, तो ये थी बैंड समाज की कहानी। अब हम उस बड़े बदलाव की ओर बढ़ते हैं जो होलोसीन युग में आया। सेक्शन 2.3 मेसोलिथिक न्यूलिथिक कंटिन्यूअम एंड द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन। जी, लगभग 10,000 बीपी में प्लेस्टोसीन से होलोसीन में संक्रमण हुआ। ये एक बड़ा क्लाइमेट चेंज था। मौसम गर्म और ज्यादा नम हुआ। इसका असर क्या हुआ? इसका असर पेड़ पौधों और जानवरों पर पड़ा। जंगल और घास के मैदान फैले। बड़े जानवर जो प्लेस्टोसीन में थे कुछ कम हुए या गायब हो गए। तो इंसानों ने इसके साथ कैसे तालमेल बिठाया? यहीं से मध्यपाषाण काल की शुरुआत होती है। ये पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का एक संक्रमणकालीन चरण था। इंसानों ने नए माहौल के हिसाब से अपनी जीवन शैली बदली। क्या बदलाव आए? उनकी निर्वाह रणनीतियां यानी जीने के तरीके ज्यादा विविध हो गए। कुछ समूह अभी भी शिकार संग्रहण, मछली पकड़ने पर निर्भर थे और घूमते रहते थे, लेकिन कुछ समूह अब थोड़ी ज्यादा स्थायी या अर्धस्थायी बस्तियों में रहने लगे, खासकर पानी के स्रोतों के पास। और औजारों में? औजार और छोटे और परिष्कृत हो गए। इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। बहुत छोटे पत्थर के औजार जिन्हें शायद लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाकर इस्तेमाल किया जाता होगा, जैसे तीर की नोक या हारपून। माइक्रोलिथ्स मध्यपाषाण की पहचान। भारत में मध्यपाषाण काल कैसा था? भारत में मध्यपाषाण काल थोड़ा अलग दिखता है।
यहाँ पश्चिमी एशिया की तरह एक स्पष्ट संक्रमणकालीन चरण कम दिखाई देता है, बल्कि यहाँ मध्यपाषाण स्थल काफी लंबे समय तक, यहाँ तक कि नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल के समानांतर भी मौजूद रहे। अच्छा, मतलब ओवरलैप था। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडो, जिसकी तिथि लगभग 6000 बीसी है, या राजस्थान में बागोर, जो लगभग 5000 से 2800 बीसी तक बसा रहा। बागोर एक बहुत महत्वपूर्ण मध्यपाषाण स्थल है। चौपानी, मांडो, बागोर, ये नाम भी नोट करने लायक है। इन उन्नत मध्यपाषाण स्थलों पर क्या मिलता था? इन जगहों पर हमें स्थायी या अर्धस्थायी निवास के सबूत मिलते हैं। छोटी झोंपड़ियां जिनके मिट्टी के फर्श होते थे, चूल्हे मिलते हैं। दीवारों के लिए शायद लकड़ी और मिट्टी, वॉटल एंड डॉप का इस्तेमाल होता था। और क्या मिलता था? पीसने वाले पत्थर, हथौड़े, कुवर्न्स यानी चक्की के पार्ट, और बेशक बहुत सारे माइक्रोलिथ्स। साथ ही जंगली और कुछ शुरुआती पालतू जानवरों की हड्डियां भी मिलने लगती हैं। तो यहीं से पालतूकरण के आहट सुनाई देने लगती है। हाँ बिल्कुल, खासकर अगर हम निकट पूर्व को देखें, जिसे फर्टाइल क्रीसेंट भी कहते हैं। वहां 10,000 से 8,000 बीपी के बीच इस संक्रमण के बहुत स्पष्ट प्रमाण हैं। फर्टाइल क्रिसेंट, वहां क्या हो रहा था? वहां लोग पानी के स्रोतों के पास स्थायी बस्तियों में बसने लगे थे। वो अब छोटे जानवरों जैसे हिरन, भेड़, बकरी पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। जलीय संसाधनों जैसे मछली का महत्व बढ़ गया था। और सबसे बड़ी बात, वो कुछ खास जंगली अनाजों जैसे गेहूं और जौ पर ज्यादा निर्भर होने लगे थे। और यहीं से डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। डोमेस्टिकेशन को ठीक से परिभाषित कैसे करेंगे? डोमेस्टिकेशन या पालतूकरण का मतलब है मनुष्यों द्वारा जानबूझकर पौधों और जानवरों का चयन और प्रजनन करके उनके नए रूप बनाना, जो जंगली रूपों से भिन्न हो और इंसानों पर ज्यादा निर्भर हों। और ये वही हुआ जहां उनके जंगली रूप पहले से मौजूद थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पालतूकरण उन्हीं इलाकों में शुरू हुआ जहां उन पौधों और जानवरों की जंगली किस्में प्राकृतिक रूप से पाई जाती थीं। पौधों को कैसे पालतू बनाया गया? ये प्रक्रिया कैसे चली होगी? ये एक लंबी प्रक्रिया थी। पहले तो मनुष्यों ने उन जंगली पौधों को चुनना शुरू किया होगा जो उन्हें पसंद थे, शायद जिनका स्वाद अच्छा था, या जो आसानी से उगते थे, या जिन्हें स्टोर किया जा सकता था। और फिर उन्होंने उन पौधों को प्राथमिकता दी होगी जिनमें बीज आसानी से पौधे पर लगे रहते थे, झड़ते नहीं थे, सीड रिटेंशन। उन्होंने इन बीजों को इकट्ठा किया होगा, उन्हें बोया होगा और अगले फसल के लिए सबसे अच्छे पौधों के बीज बचाकर रखे होंगे। मतलब एक तरह का सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ, धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने ऐसे पौधों का चयन किया जो ज्यादा कठोर थे, जल्दी बढ़ते थे, ज्यादा उपज देते थे, या बीमारियों का बेहतर मुकाबला कर सकते थे। इस तरह जंगली पौधे धीरे धीरे पालतू किस्मों में बदल गए। और जानवरों के साथ ये कैसे हुआ? जानवरों के पालतूकरण की प्रक्रिया भी धीरे धीरे हुई। शायद ये शिकार करने वाले समूहों के झुंडों का पीछा करने से शुरू हुई हो। फिर धीरे धीरे उन्होंने जानवरों को आकर्षित करना, उन्हें बाड़ों में घेरना और शिकारियों से उनकी रक्षा करना शुरू किया होगा। किस तरह के जानवरों को चुनना आसान रहा होगा? उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन जानवरों को चुना होगा जो स्वभाव से विनम्र और मित्रवत थे। जिन जानवरों की भोजन की आदतें बहुत विशिष्ट थीं, उन्हें पालतू बनाना मुश्किल था। इसीलिए बकरी और सूअर जैसे जानवर जो बहुत कुछ खा लेते हैं, शुरुआती पालतू जानवरों में शामिल थे। और क्या खासियतें जरूरी थी? सामाजिक जानवर जो झुंड में रहते हैं और एक प्रमुख जानवर का अनुसरण करते हैं, उन्हें पालतू बनाना आसान था, क्योंकि वो इंसानों को अपने नेता के रूप में स्वीकार कर सकते थे। भेड़ और बकरी इसके अच्छे उदाहरण हैं। वो शांत होते हैं, धीरे चलते हैं, उनका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता, वो सामाजिक समूहों में रहते हैं, एक नेता होता है और उनका घरेलू दायरा भी छोटा होता है। तो धीरे धीरे ये जानवर इंसानों पर इतने निर्भर हो गए कि उनके बिना जीवित ही नहीं रह सकते। हाँ, पालतूकरण का अंतिम चरण यही है कि वो प्रजाति बिना मानवीय सहायता के प्रकृति में जीवित न रह पाए। इसी बदलाव को वी गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति कहा था। हाँ, वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसे न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा। हालांकि ये शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है। ये क्रांति अचानक हुए बदलाव के बजाय इसके दूरगामी प्रभावों के संदर्भ में थी। प्रभाव क्या थे? सबसे बड़ा प्रभाव था पारिस्थितिक संबंधों में बदलाव। अब इंसान सिर्फ प्रकृति से ले नहीं रहा था, बल्कि वो सक्रिय रूप से अपनी खाद्य आपूर्ति को नियंत्रित कर रहा था, उसे बढ़ा रहा था। और इसके परिणाम क्या हुए? समाज कैसे बदला? डोमेस्टिकेशन के कई परिणाम हुए। पहला,
इंसान अब अपने पालतू पौधों और जानवरों को नए इलाकों में ले जा सकता था। दूसरा, अनाज को अगली फसल या बुरे वक्त के लिए स्टोर करने की जरूरत पड़ी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, खेती ने लोगों को एक जगह टिक कर रहने पर मजबूर किया, यानी गतिहीनता बढ़ी। गांव बसने लगे। हाँ, यहीं से गांव का उदय हुआ। घरों के समूह बनने लगे, जिनमें चूल्हे होते थे, भंडारण की सुविधाएं होती थीं, अनाज रखने के लिए गड्ढे या बर्तन, और जानवर भी तो चलता फिरता भंडार थे। और क्या नवपाषाण जीवन सिर्फ खेती और पशुपालन तक सीमित था? नहीं, ऐसा नहीं है। खेती और पशुपालन मुख्य रणनीतियां बन गईं, लेकिन शिकार, मछली पकड़ना और जंगली चीजों को इकट्ठा करना भी साथ साथ चलता रहा। ये एक मिक्स था। जनसंख्या पर क्या असर पड़ा? गतिहीनता और भोजन की बेहतर उपलब्धता से जनसंख्या बढ़ने लगी। अब बच्चों को बोझ नहीं समझा जाता था, बल्कि वो खेती के कामों में, जैसे पौधों की रखवाली या छोटे जानवरों को चराने में हाथ बटा सकते थे। और इस नए जीवन के साथ नए शिल्प भी आए होंगे? बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण था मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार। ये भंडारण और खाना पकाना दोनों के लिए बहुत जरूरी थे। इसके अलावा बुनाई का भी विकास हुआ। शायद सन या कपास से कपड़े बनाए जाने लगे। तो क्या सभी नवपाषाण बस्तियां एक जैसी थीं? स्थायी गांव? नहीं, जरूरी नहीं। स्थायी गांवों के अलावा अस्थायी या मौसमी शिविर भी होते थे। चारागाहों के पास पशुपालकों के शिविर होते थे, या ऐसी जगह जहां किसी खास कच्चे माल जैसे पत्थर को प्रोसेस किया जाता था। और इन अलग-अलग गांव या बस्तियों के बीच कोई संपर्क था? हाँ, जरूर रहा होगा। सामाजिक संबंध होते थे, शायद शादी ब्याह के जरिए। कमी के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए आदान प्रदान होता था, जिसे हम वस्तु विनिमय, बार्टर कह सकते हैं। और अनुष्ठानिक संबंध भी होते होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भारत में इन शुरुआती खाद्य उत्पादक गांव और शिविरों के पुरातात्विक सबूत कहाँ और कैसे मिलते हैं। सेक्शन 2.4 द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग नियोलिथिक विलेजेस एंड कैंप साइट्स। जी, इसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्थल का जिक्र आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़, हाँ, ये नाम पहले भी आया था। ये कहाँ है? ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। कच्ची के मैदान में, बोलन नदी और बोलन दर्रे के पास। इसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण थी, शायद व्यापार मार्गों पर। मेहरगढ़ क्यों इतना खास है? क्योंकि यहाँ बसावट का एक बहुत लंबा इतिहास मिलता है, लगभग 7000 बीसी से लेकर बाद के कांस्य युग तक। यहाँ 8 सांस्कृतिक स्तर मिले हैं। इनमें से पहले 2 पीरियड I और II नवपाषाण काल के हैं। पीरियड I और II, इनमें क्या फर्क था? पीरियड I जो सबसे पुराना है, लगभग 7000 बीसी, वो एसेरामिक है, मतलब यहाँ मिट्टी के बर्तन नहीं मिले हैं। पीरियड II से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू होता है। 7000 बीसी और एसेरामिक, मतलब बर्तनों से पहले खेती शुरू हो गई थी। हाँ, मेहरगढ़ यही दिखाता है। पीरियड I में मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने घर मिले हैं, जिनमें 2 से 4 छोटे आयताकार कमरे होते थे। घरों में चूल्हे भी थे। औजार हड्डी और पत्थर के बने थे। पत्थर के औजार नवपाषाण वाले थे, पॉलिश किए हुए। नहीं, पीरियड I में पॉलिश वाले औजार नहीं हैं, लेकिन हंसिया जरूर मिली हैं। पत्थर के छोटे ब्लेड, जिन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थे में बिटुमिन यानी डामर जैसी चीज से चिपकाया गया होगा। ये फसल काटने के काम आती थी। हंसियां, ये तो सीधे खेती का सबूत है। बिल्कुल। और पीरियड I में दफन भी मिले हैं, जो बहुत जानकारी देते हैं। मृतकों को घरों के पास ही दफनाया जाता था, और उनके साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कैसा सामान? आभूषण, जैसे समुद्री शंख, जो दूर से लाए गए होंगे, फिरोजा, लापिस लाजुली के मनके, बिटुमिन से लेपी गई टोकरियां, और कभी-कभी भोजन के रूप में युवा बकरियों को भी साथ दफनाया जाता था। ये सब उनके रीति रिवाजों और शायद सामाजिक स्थिति के बारे में बताते हैं। और पीरियड 2 में क्या बदला? पीरियड 2 में कुछ बड़ी संरचनाएं मिली हैं, जिनमें कई छोटे-छोटे कमरे या डिब्बे हैं। अनुमान है कि ये शायद अन्न भंडार रहे होंगे, अनाज रखने के लिए, और मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे थे। अब सबसे अहम सवाल, मेहरगढ़ में डोमेस्टिकेशन के क्या सबूत हैं? पौधे और जानवर। पौधों के अवशेषों में गेहूं और जौ की कई किस्में मिली हैं, जिनमें पालतू किस्में भी शामिल हैं। जानवरों की हड्डियों का अध्ययन और भी दिलचस्प है। क्या पता चलता है उससे? पीरियड I की शुरुआत में मिली हड्डियों में से आधे से ज्यादा जंगली जानवरों की हैं। गजैल, हिरण, नीलगाय, जंगली गधा, सुअर। लेकिन पालतू जानवरों में बकरी सबसे ज्यादा है, फिर भेड़ और मवेशी। और समय के साथ
पीरियड आई के अंत तक आते आते गज़ेल लगभग गायब हो जाती है और भेड़ बकरी जैसे पालतू जानवर कुल जानवरों में आधे से ज्यादा हो जाते हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि लोग शिकार से पशुपालन की तरफ बढ़ रहे थे। ये तो बहुत स्पष्ट पैटर्न है। क्या मेहरगढ़ के लोग सिर्फ गांव में ही रहते थे या पशु चराने भी जाते थे? पशुपालन का महत्व देखते हुए ये बहुत संभव है कि उनके चारागाह शिविर पेस्टोरल कैंपसाइट्स भी रहे होंगे, जहां वो मौसम के हिसाब से अपने जानवरों को चराने ले जाते होंगे। लेकिन ऐसे शिविरों के पुरातात्विक निशान मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। मेहरगढ़ के बाद भारत के दूसरे हिस्सों में नवपाषाण स्थल कैसे थे? कश्मीर का जिक्र आता है। हाँ, कश्मीर में बुर्ज़होम एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। बुर्ज़होम, यहाँ क्या खास था? यहाँ का शुरुआती नवपाषाण काल लगभग 3000 बीसी के आसपास अपनी गड्ढों वाली बस्तियों के लिए जाना जाता है। लोग जमीन में गड्ढे खोद कर रहते थे, शायद ठंड से बचने के लिए। गड्ढों में घर और छत वगैरह होती थी। हाँ, गड्ढों के किनारों पर खंभों के निशान मिले हैं, जिनसे लगता है कि ऊपर घास फूस या शायद भोजपत्र बर्च बार्क की छत होती होगी। गड्ढों के अंदर और बाहर चूल्हे भी मिले हैं। और औजार, बर्तन। यहाँ से नवपाषाण काल की खास पॉलिश की हुई पत्थर की कुल्हाड़ियाँ एक्सेस मिली हैं। हड्डी के औजार भी काफ़ी मिले हैं, सुई, भाले की नोक, हारपून वगैरह। बर्तन शुरुआती दौर में हाथ से बने हुए खुरदुरे थे। बुर्ज़होम में बाद में क्या बदलाव आया? बाद के नवपाषाण काल में लगभग 1700 बीसी तक आते आते गड्ढों वाले घर बंद कर दिए गए और लोग जमीन के ऊपर मिट्टी या कच्ची ईंटों के घर बनाकर रहने लगे। हाथ के बने बर्तन और नवपाषाण औजार चलते रहे। क्या बुर्ज़होम का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क था? हाँ, बाद के चरण में इसके संकेत मिलते हैं। जैसे तांबे का एक तीर की नोक मिली है, चाक पर बने हुए बर्तन मिले हैं, एगेट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों के लगभग 950 मनके मिले हैं। एक बर्तन पर सींग वाले देवता की पेंटिंग मिली है, जो शायद हड़प्पा सभ्यता के प्रभाव को दिखाता है। हड़प्पा संपर्क, ये महत्वपूर्ण है। और बुर्ज़होम में दफनाने का कोई खास तरीका था? हाँ, यहाँ मानव कंकालों के साथ कभी-कभी जानवरों, खासकर जंगली कुत्तों को भी दफनाया गया है। कब्रों में लाल गेरू, रेड ओकर का इस्तेमाल भी मिलता है। कुत्तों को साथ दफनाना, ये अनोखा है। आप कश्मीर से थोड़ा नीचे आते हैं, विंध्य क्षेत्र और गंगा के मैदानों की तरफ। हाँ, विंध्य क्षेत्र में खासकर गंगा के मैदानों से सटी बेलन और सोन नदी घाटियों में नवपाषाण गांव का एक समूह मिला है। इनकी तिथि लगभग 4000 से 2500 बीसी के बीच है। यहाँ की क्या खासियत थी? यहाँ की संस्कृति में ऊपरी पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल से एक निरंतरता दिखाई देती है। यहाँ भी हाथ से बने बर्तन मिलते हैं, लेकिन एक खास तरह की कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी भी मिलती है, जिस पर रस्सी की छाप होती है। ये पूर्वी भारत की नवपाषाण संस्कृतियों से संपर्क का संकेत हो सकता है। और औजार? यहाँ की पत्थर की कुल्हाड़ियां थोड़ी अलग हैं, छोटी, चौकोर और चपटी। और खाने पीने का क्या यहाँ भी खेती होती थी? हाँ, इस क्षेत्र को चावल के शुरुआती पालतूकरण के केंद्रों में से एक माना जाता है। कोल्डी हवा और महागढ़ा जैसी साइट से चावल के दाने मिले हैं। इसके अलावा मवेशियों को बाड़ों में रखने, पेनिंग ऑफ कैटल के भी सबूत मिले हैं, जैसे महागढ़ा में एक बड़ा बाड़ा मिला है। चावल का शुरुआती केंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। वहां के नवपाषाण स्थल कैसे थे? दक्षिण भारतीय नवपाषाण की एक बहुत ही विशेष पहचान है राख के टीले, ऐश माउंड्स। ये क्या थे? ये बेसिकली गोबर के विशाल ढेर थे, जिन्हें समय समय पर शायद किसी अनुष्ठानित कारण से जला दिया जाता था, जिससे राख के ऊंचे टीले बन गए। ये पशुओं के बाड़ों से जुड़े हुए लगते हैं। अच्छा, तो ये पशुपालन का मजबूत सबूत है। ये कब के हैं? ये ऐश माउंड्स और उनसे जुड़े पशु बाड़े लगभग 2900 से 2400 बीसी के बीच के हैं। बाद में लगभग 2000 बीसी से इनके पास स्थायी निवास स्थल भी बनने लगे। ये ऐश माउंड्स कहाँ मिले हैं? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर, जैसे उतनूर, कुपगल, कोडेकल, पलवॉय। उतनूर में तो बाड़े की संरचना के सबूत भी मिले हैं। ताड़ के पेड़ों के 2 घेरे थे शायद। उतनूर, कुपगल, कोडेकल, पलवॉय। और क्या कुछ ऐश माउंड्स अकेले भी मिले हैं, बिना निवास स्थल के? हाँ, कुछ ऐश माउंड्स जंगलों में अकेले मिलते हैं। शायद ये पशुपालकों के अस्थायी या मौसमी चारागाह शिविर रहे होंगे। दक्षिण में लोग खाते क्या थे? क्या खेती भी करते थे? मुख्य जोर पशुपालन पर था, खासकर मवेशियों पर। लेकिन वो शायद कुछ अनाज जैसे रागी, फिंगर मिलेट उगाते या इकट्ठा करते थे। रागी का पुरातात्विक साक्ष्य लगभग 2000 बीसी से मिलने लगता है। और उनकी बाकी चीजें, औजार, बर्तन? उनके पास भी क्वर्न, हथौड़े, स्लिंग बॉल्स, शायद गुलेल के पत्थर, महीन पत्थर के ब्लेड और मिट्टी के बर्तन थे।
एक और दिलचस्प बात है इन स्थलों की लोकेशन। हाँ, कई दक्षिण भारतीय नवपाषाण स्थल कर्नाटक के सोने के भंडारों वाले इलाकों के पास स्थित हैं। इससे ये संभावना बनती है कि शायद वो लोग शुरुआती दौर में कुछ खनन भी करते थे। सोना, क्या इसका हड़प्पा सभ्यता से कोई कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि ये स्थल हड़प्पा काल के समकालीन भी थे। ये एक संभावना है जिस पर विचार किया जाता है। हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्षिण से सोना प्राप्त करते हों और इन नवपाषाण समुदायों की इसमें कोई भूमिका रही हो। ये तो बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। चलिए अब इन शुरुआती खाद्य उत्पादक समाजों की सामाजिक संरचना पर आते हैं। सेक्शन 2.5 सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग फार्मिंग एंड हर्डिंग सोसाइटीज। जी, तो जैसा हमने पहले कहा था, नवपाषाण समाज आमतौर पर जनजातीय ट्राइबल स्तर पर संगठित थे। क्या ये जरूरी था कि हर बैंड समाज विकसित होकर जनजाति बने? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये दो अलग अलग तरह के सामाजिक संगठन हैं जो अलग अलग जीवन शैलियों से जुड़े हैं। जनजाति बैंड की तुलना में काफी बड़े समूह होते थे जिनमें 100 या उससे ज्यादा लोग हो सकते थे। इनका आधार क्या था? लोग एक साथ कैसे जुड़े रहते थे? इनका मुख्य आधार रिश्तेदारी, किनशिप था। जनजाति कई वंशों लीनिएजेस से मिलकर बनती थी और हर वंश के लोग मानते थे कि वो किसी एक वास्तविक या काल्पनिक पूर्वज की संतान है। संसाधनों जैसे जमीन पर पूरे वंश या जनजाति का संयुक्त स्वामित्व होता था और सभी सदस्यों की उन तक समान पहुंच होती थी। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई विस्तारित परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली होती थी, जिसमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते और काम करते थे। इससे श्रम को बांटने और जोखिम को कम करने में मदद मिलती थी। और समाज में समानता कितनी थी? रिश्तेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन ये समाज भी अनिवार्य रूप से समतावादी, इगैलिटेरियन ही माने जाते हैं। मतलब सामाजिक स्तरीकरण बहुत कम था, कोई स्थायी वर्ग व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इतने बड़े समूहों को एक साथ रखने के लिए कुछ तरीके तो होंगे जिन्हें इंटीग्रेटिव मैकेनिज्म कहते हैं। हाँ, कई तरीके थे। पहला तो रिश्तेदारी ही थी। करीबी रिश्तेदारों के बीच चीजों का लेन देन होता था जो मुश्किल समय में एक सुरक्षा जाल का काम करता था। और दूसरा था विवाह गठबंधन। अलग अलग वंश समूहों के बीच शादियां होती थी। अक्सर ये व्यवस्था होती थी कि जिस समूह ने एक बार बहू दी है, अगली बार वो बहू लेगा। वाइफ गिवर टेक अ रिवर्सल। इससे समूहों के बीच शक्ति का संतुलन बना रहता था और कोई एक समूह ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाता था। ये तो बड़ा स्मार्ट सिस्टम था। हाँ, तीसरा तरीका था पैन ट्राइबल एसोसिएशंस। ये ऐसे समूह या समितियां होती थीं जो रिश्तेदारी से परे लोगों को जोड़ती थीं, जैसे एक ही उम्र के लोगों का समूह, एज सेट्स, या किसी खास अनुष्ठान, युद्ध कला या इलाज करने में माहिर लोगों का समूह। और क्या जनजातियों के बीच लड़ाई भी होती थी? हाँ, अंतर जनजातीय युद्ध भी होता था, लेकिन ये अक्सर पुरानी रंजिशों पर आधारित, छोटे पैमाने पर और अनिर्णायक होता था। मुख्य रूप से छापे मारे जाते थे या घात लगाकर हमला किया जाता था, जिसका मकसद लूटपाट करना या दूसरे समूह को अपनी जमीन पर आने से रोकना होता था। क्या इन समाजों में कोई राजा या सरकार जैसी चीज थी? नहीं, कोई स्थायी राजनीतिक संस्थाएं नहीं थीं। नेतृत्व तो अक्सर बिग मैन के हाथ में होता था। बिग मैन, ये कौन होता था? ये कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो अपने व्यक्तिगत गुणों जैसे उदारता, वाक्पटुता या किसी खास कौशल के कारण प्रभाव हासिल कर लेता था। लेकिन उसका नेतृत्व स्थायी नहीं होता था। वो वंशानुगत नहीं था। वो बस एक सलाहकार की भूमिका निभाता था। उसके पास असली शक्ति नहीं होती थी। रिश्तेदारी का ताना बाना उसे अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने से रोकता था। तो शक्ति बटी हुई थी। धार्मिक विश्वास कैसे थे? जनजातीय समाजों में पूर्वज पूजा, एंसेस्टर वर्शिप का बहुत महत्व था। लोग मानते थे कि उनके पूर्वज अभी भी उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। कैसे? माना जाता था कि पूर्वजों की जिम्मेदारी है कि वो अपने वंशजों की भलाई का ध्यान रखें। अगर समुदाय पर कोई मुसीबत आती तो माना जाता था कि पूर्वज नाराज हैं और उन्हें मनाने के लिए बलि चढ़ाई जाती थी या खास अनुष्ठान किए जाते थे। ये पूजा परिवार या कुल के स्तर पर होती थी। और क्या कोई खास धार्मिक व्यक्ति होते थे? हाँ, शामनवाद भी प्रचलित था। शमन ऐसे विशेष व्यक्ति होते थे जिनमें माना जाता था कि वो अलौकिक दुनिया से संपर्क साध सकते हैं, आत्माओं से बात कर सकते हैं, वो ट्रांस में जाकर भविष्य बता सकते हैं या बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। क्या ये पद वंशानुगत होता था? जरूरी नहीं, ये किसी खास अनुभव या क्षमता के आधार पर भी मिल सकता था। शामन का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान होता था। तो ये जनजातीय समाज अपनी रिश्तेदारी आधारित संरचना, समतावादी लोकाचार और खास विश्वासों के साथ
बाद के और ज्यादा जटिल समाजों के विकास का आधार बने। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये समाज सरल जरूर थे, लेकिन अविकसित नहीं थे। उन्होंने अपने पर्यावरण के साथ सफलतापूर्वक तालमेल बिठाया था और उनकी अपनी एक जटिल सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया थी। अब हम यूनिट के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। सेक्शन 2.6 समरी है, जिसे हम अपनी चर्चा के अंत में मुख्य बिंदुओं के रूप में लेंगे। इसके बाद 2.7 ग्लॉसरी है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है स्ट्रैटिग्राफी। क्या आप इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे? यूपीएससी के लिए ये क्यों जरूरी है? हाँ, स्ट्रैटिग्राफी पुरातत्व का एक बुनियादी सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है परतों का अध्ययन। जब किसी जगह पर लोग लंबे समय तक रहते हैं तो धीरे धीरे वहां मिट्टी, कचरा, टूटी फूटी चीजें, इमारतों के मलबे जमा होते जाते हैं, जिससे परतें बन जाती हैं, जैसे एक के ऊपर एक। बिल्कुल। और सबसे सरल नियम यह है कि जो परत नीचे है वो पुरानी है और जो परत ऊपर है वो नई है। जब कोई टीला बनता है तो वो भी इसी प्रक्रिया से बनता है। लोग घर बनाते हैं, वो टूटते हैं, लोग जमीन समतल करके फिर नया बनाते हैं, चीजें खो जाती हैं या फेंक दी जाती हैं, ये सब मिलकर परतें बनाता है। तो यूपीएससी के लिए ये क्यों जरूरी है? क्योंकि स्ट्रैटिग्राफी हमें किसी भी पुरातात्विक स्थल का कालानुक्रम, क्रोनोलॉजी समझने में मदद करती है। किस परत से कौन सी चीज मिली है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संस्कृति पहले आई, कौन सी बाद में, और उनमें समय के साथ क्या बदलाव आए। बिना स्ट्रैटिग्राफी समझे हम अतीत की कहानी को सही क्रम में नहीं जोड़ सकते। सही बात है, ये तो बिल्कुल बेसिक है पुरातत्व का। अब आखिर में सेक्शन 2.8 एक्सरसाइजेज हैं। इनका क्या उद्देश्य है? ये अभ्यास इसलिए दिए गए हैं ताकि उम्मीदवार जो उन्होंने पढ़ा है उसे अप्लाई कर सकें, उस पर सोच विचार कर सकें। ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है। जैसे पहला अभ्यास चावल की जंगली किस्मों, पालतूकरण स्थलों और नवपाषाण क्रांति के बारे में है। हाँ, ये उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करता है कि वो जानकारी को कनेक्ट करें। जंगली किस्में कहाँ थी, पालतूकरण कहाँ हुआ और इस पूरी प्रक्रिया का क्या मतलब था। और दूसरा अभ्यास थोड़ा प्रैक्टिकल है। किसी स्थानीय साइट या म्यूजियम जाने या बागौर की रिपोर्ट पढ़ने के बारे में। जी, इसका महत्व यह है कि उम्मीदवार खुद देखें कि जमीन पर सबूत कैसे दिखते हैं या किसी एक स्थल का विस्तृत अध्ययन कैसे किया जाता है। इससे उन्हें पुरातात्विक निष्कर्षों से समाज को समझने का एक व्यावहारिक तरीका पता चलता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रह जाता। बिल्कुल। तो ये थी हमारी यूनिट 2 की विस्तृत चर्चा। अब समय है मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराने का। जी, तो इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहे? पहला, हमने दो मुख्य तरह के समाजों को समझा। शिकार संग्रहण समाज जो बैंड स्तर पर थे, और खाद्य उत्पादक समाज, खेती पशुपालन वाले, जो जनजातीय स्तर पर थे। दूसरा, हमने पुरापाषाण काल के 3 चरण देखे, निम्न, मध्य और उच्च, और उनके खास पत्थर के औजार, हैंड एक्स, फ्लेक, ब्लेड और तकनीकें। हमने भीमबेटका जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का भी जिक्र किया। तीसरा, हमने शिकारी संग्राहक बैंड समाज की सामाजिक संरचना को समझा, छोटे, गतिशील, लचीले और काफी हद तक समतावादी। चौथा, हमने प्लाइस्टोसीन से होलोसीन में हुए बदलाव, मध्य पाषाण काल के अनुकूलन और फिर डोमेस्टिकेशन यानी पालतूकरण की धीमी लेकिन क्रांतिकारी प्रक्रिया को समझा, जिसे नवपाषाण क्रांति कहते हैं। पांचवां, हमने भारत में प्रमुख नवपाषाण स्थलों को देखा, मेहरगढ़ शुरुआती खेती, बुर्जहोम गड्ढे वाले घर, विंध्य क्षेत्र, चावल, पशु बाड़ें और दक्षिण भारत ऐश माउंट्स और उनकी अपनी अपनी खासियतें। पहला, हमने दो मुख्य तरह के समाजों को समझा। छठा, हमने नवपाषाण जनजातीय समाज की सामाजिक संरचना को समझा, जिसमें रिश्तेदारी का महत्व, समतावादी लोकाचार, बिग मैन का नेतृत्व, पूर्वज पूजा और शमनवाद शामिल थे। पहला, हमने दो मुख्य तरह के समाजों को समझा। और सातवां, हमने ये देखा कि कैसे पुरातात्विक साक्ष्यों को निर्वंशी विज्ञान के डेटा के साथ मिलाकर हम अतीत की एक ज्यादा स्पष्ट तस्वीर बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये सारे बिंदु इस यूनिट को समझने के लिए बेहद जरूरी हैं। ये सिर्फ जानकारी का संग्रह नहीं है, ये मानव समाज के विकास की एक अद्भुत कहानी है। सही कहा। मेरा सुझाव है कि आप इस चर्चा को दोबारा सुनें, ताकि ये अवधारणाएं और बारीकियां आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। जी हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। और याद रखें, ये समझ न केवल आपको यूपीएससी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएगी, बल्कि ये आपको समाज, बदलाव और मानव अनुकूलन की एक गहरी समझ भी देगी।
आप वर्तमान सामाजिक मुद्दों को भी एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। बिल्कुल, ये आपको एक बेहतर विचारक बनाएगा। तो अगर ये विस्तृत विश्लेषण आपके लिए उपयोगी था, अगर आपको लगा कि हमने इस यूनिट की गहराइयों को छुआ है, तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें। हाँ, और अपने साथी उम्मीदवारों के साथ इसे जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नीचे कमेंट्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया दें, हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और आप भविष्य में किन विषयों पर ऐसी ही गहन चर्चा सुनना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भविष्य के ऐसे ही विस्तृत विश्लेषणों के लिए सुन लो यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा आपसे छूटे नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।